Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 24 of USA history. In this very lecture we will cover about the presidential tenure of Thomas Jefferson. ये presidential tenure का time period मैंने इधर mention कर दिया है, ठीक है। हम लोग इससे रिलेटेड जो भी मालूमात होंगी ना वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग उनका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं थॉमस जेफरसन का। थॉमस जेफरसन कब अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं? 1801 में, ठीक है। 1801 में जो है ना ये यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनकी सेरेमनी कहाँ पे होती है? वॉशिंगटन में होती है। जॉन एडम्स का ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे। इनका मैं बता चुकी हूँ कि इन्होंने ना एलियन और सेडिशन एक्ट पास किया था। इसकी वजह से ना इनके प्रेसिडेंशियल टेन्योर में बहुत ज़्यादा क्या आ गई थी, सेवरल प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने ओनली वन टाइम ही सर्व किया और वो भी उनका प्रॉब्लम से भरा हुआ था उनका प्रेसिडेंशियल टेन्योर, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एलियन और सेडिशन एक्ट की वजह से क्या हुआ, जॉन एडम की इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हो सकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थॉमस जेफरसन किस तरह से आते हैं। देखिए, थॉमस जेफरसन प्रेसिडेंट बनते हैं। इसमें एरन बुर जो होते हैं ना वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। याद रखिएगा कि इसमें जो हैमिल्टन है ना वो जेफरसन को वोट देते हैं और बुर के अगेंस्ट जाते हैं। इसी वजह से क्या करता है, बुर जो है ना वो हैमिल्टन को ना क्या कर देता है, कत्ल कर देता है कि उसने मुझे मतलब वोट क्यों नहीं किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसी वजह से वो 1801 में ना हैमिल्टन को मतलब लड़ाई में उसको मार देता है। सब्सिक्वेंटली फिर क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है? फॉर द सेक दैट बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बैलेट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज से मतलब दोनों का सेपरेटली इलेक्शंस किया जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का। फेडरलिस्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया गया। नेशनलिस्ट ने स्टार्ट किया कि किस तरह से फेडरल बनाई जाएगी और इसका मीनिंग क्या होगा, यानी अथॉरिटी को स्प्लिट किस तरीके से किया जाएगा डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर, ठीक है। इसमें जो है ना एक कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी थी और वो ये थी कि किस तरह से सपोर्ट फिर सिटीजन्स की मतलब लाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी सम प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना ज़्यादा ज़राया अब्लाग था और ना ही मतलब ये स्टेट्स जो थी ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। स्टेट का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासला था उस वक्त। मतलब टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट नहीं की थी। इस वजह से क्या हुआ कि मतलब उसमें एक वर्ड पॉइंट जस्ट नहीं था। इसमें हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एंटी फेडरलिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपोनेंट करते हैं, यानी जो उसके अगेंस्ट जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो 1787 में रेटिफाई हो गया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज करने के लिए भी बहुत सारे वोट्स आए, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉवरेन स्टेट्स कौन सी होंगी, ठीक है। लोगों को किस तरह से पावर दी जाएगी, पावर किस तरह से डिवॉल्व की जाएगी। एंटी फेडरलिस्ट जो थे ना वो फेडरलिस्ट के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो इक्वल रहे नेशनल गवर्नमेंट्स में। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट फिर लोगों की ली जाएगी, रेटिफिकेशन किस तरीके से होगी, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया जाएगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इसमें डिस्कस किया जाएगा। आई होप इंट्रोडक्शन और फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि जेफरसोनियन टाइम पीरियड में कौन सी रिफॉर्म्स हुई हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं डिस्कस करती जाती हूँ, ठीक है। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं ना वो आपको क्लियर होती जाएंगी। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ना जेफरसन के टाइम पीरियड में अरिस्टोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस की गई, ठीक है। यानी अरिस्टोक्रेटिक कोई भी रूल अगर किसी भी स्टेट में हो रहा है तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या किया जाएगा, यानी उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। एक तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, दूसरा उनको इसके लिए प्रमोट भी किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको इस काम के लिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की, ठीक है। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इसलिए कि अब देखें अगर यूएसए का मैप यहाँ है 13 कॉलोनीज तो यहाँ पे थी ना, वेस्टवर्ड उनकी एक्सपेंशन हो रही है ना। जब लुजियाना परचेज होती है, मैक्सिकन परचेज होती है और रीजन परचेज होती है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेस्ट की तरफ उनकी मूवमेंट है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन होती रही है, लोगों को इनकरेज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से टैक्सेस को कम किया गया, टैक्सेस को इसमें बहुत ज़्यादा कम किया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि एल्बर्ट जेलेटन जो है ना उसको सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी का मतलब उसको ओहदा दिया जाता है और वो क्या करता है, मतलब गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नेशनल डेट को वो पे करने के लिए हेल्प आउट करते हैं और नेशनल डेट को भी $70 मिलियन तक ले आता है, ठीक है। आई होप ये रिफॉर्म्स तमाम के तमाम आप लोग को क्लियर है, जिसमें मैंने उसका पहले तो इंट्रोडक्शन बताया, नेक्स्ट मैंने बताया कि फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके बाद मैंने उसकी रिफॉर्म्स बताई हैं।
याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट यूएसए में यूज़ किया जाता है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी एक्ट्स होंगे, ठीक है, तमाम गवर्नमेंट के जो ब्रांचेस हैं ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर किसी भी मतलब एक्ट को करा देंगे तो उसको नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। क्यों उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा? क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन करा दिया है, ठीक है। उसको फिर ना फर्दर दोबारा जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जेफरसन के टाइम पीरियड में जुडिशरी एक्ट आता है 1801 में। इसका क्या मतलब होता है कि कांग्रेस जो है ना वो इलेक्शंस लड़ेगी 1800 में, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का साइज जो है ना वो कम किया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि सर्किट कोर्ट्स बनाई गई और इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जजेस की जो मतलब तादाद थी ना उसको इंक्रीज़ किया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फिर इसको रिपील किया गया 1801 में, ठीक है। इस जुडिशरी एक्ट जो था ना, ये जेफरसन के टाइम पीरियड में पास हुआ था। ये कब पास हुआ था? 1801 में। इसका पर्पस भी मैं बता चुकी हूँ। जेफरसोनियन डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जेफरसोनियन जो था वो डिसएग्री करता था फेडरलिस्ट से, ठीक है। वो चाहता था कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मतलब कोई भी थ्रेट हो ना, ठीक है, लोगों को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। उसमें हम लोग डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होती है, पर्सनल लिबर्टीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फिर अचीवमेंट्स की गई, कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जाएंगी, उसको प्रोसीड किस तरीके से किया जाएगा। और फिर ये कि उसमें जेफरसोनियन डेमोक्रेसी इसी वजह से है कि वो जेफरसन चाहते थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिले, यानी पब्लिक जो है ना वो ज़्यादा अहमियत है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, ठीक है। डेमोक्रेसी में भी हम लोग देखते हैं कि ऑल इन ऑल जो पावर होती है ना वो पब्लिक के बिहाफ के ऊपर होती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि लुधियाना की परचेज भी इसी टाइम पीरियड में होती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच प्रोविंस जिनमें नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, नेब्रास्का, लुजियाना, व्योमिंग, आयोवा, आर्कांसस, ओक्लाहोमा, ठीक है, मिजोरी की स्टेट्स हैं, आर्कांसस की स्टेट्स हैं, ठीक है। ये जो मैंने स्टेट्स बताई हैं ना, ये लुजियाना का हिस्सा थी, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इंडियन वॉर के दरमियान में ना फ्रांस ने लुजियाना को मिसिसिपी रिवर से किस तरीके से ना उस में यूएसए का हिस्सा बनाया। लुजियाना की परचेज हुई थी, ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फिर किस तरीके से ना फ्रेंच वॉर उस टाइम पीरियड में लड़ी जा रही थी। इसमें हम लोग ट्रीटी ऑफ पेरिस का डिस्कस करते हैं कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटिश ने ना एक ट्रीटी साइन की थी लुजियाना, ठीक है, परचेज के हवाले से, और उस ट्रीटी को क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। ये कब, कैसे, कहाँ लड़ी गई, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सेंस के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ना फिर जेफरसन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्लॉजेस को किस तरीके से अथोराइज करता है कि फॉरेन टेरिटरीज़ को हम लोग किस तरह से ना अपने अंदर जम कर सकते हैं, ठीक है। आया कि वो आएंगे नेगोशिएशन के थ्रू, आया वो परचेज के थ्रू आएंगे, अगर वो मतलब किसी वॉर के थ्रू आएंगे, ठीक है। इसमें जो है ना एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है बुर कॉन्स्पिरेसी का, ठीक है। इसमें हम लोग बुर कॉन्स्पिरेसी देख लेते हैं। बुर कॉन्स्पिरेसी ने एरन बुर जो होता है ना, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बुर जो है ना वो जेफरसन के मतलब उसमें हक में वोट देते हैं, जेफरसन फिर प्रेसिडेंट बन जाता है, जबकि बुर जो है ना वो जेफरसन का वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्यों? क्योंकि हैमिल्टन जेफरसन को वोट देता है और हैमिल्टन जो को है ना वो कौन कत्ल कर देता है? बुर कत्ल कर देता है, ठीक है। ये बुर कॉन्स्पिरेसी उसी से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। एम्बार्गो एक एक्ट पास किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकते हैं 10 मार्क्स के लिए कि आप लोग इसको एक्सप्लेन करें। एम्बार्गो एक्ट कब, कैसे और किस प्रेसिडेंशियल टाइम पीरियड में ये पास हुआ था, ठीक है। एम्बार्गो एक्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ना ब्रिटिशर्स को स्टॉप किया जाएगा, फ्रेंच इंटरफेरेंस को कम किया जाएगा, अमेरिकन शिपिंग और फॉरेन ट्रेड किस तरह से प्रोहिबिट की जाएगी, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। ये था एम्बार्गो एक्ट में। एम्बार्गो एक्ट जो है ना वो 1801 में पास होता है। इसका मतलब मैंने बता दिया है, मकसद मैंने बता दिया है कि ब्रिटिशर और फ्रेंच की इंटरफेरेंस अमेरिका की शिपिंग इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड में मतलब उसको कम से कम किया जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि मर्चेंट्स जो है ना इंडिविजुअली या इंटरनली कोई भी मतलब वो नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? फ्रेंच और ब्रिटिश की जो भी इंटरफेरेंस है ना उसको ख़त्म करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या आया? जाहिर है एम्बार्गो जो भी एक्ट पास होते हैं उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये आया कि यूएसए के अंदर ना क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन का रोल तो कम हुआ, लेकिन देखें फिर उसमें जाहिर है कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स इस तरीके से आए होंगे कि वहाँ पे जो ट्रेड है ना वो कम हो गई होगी, ठीक है, और यूएसए को फ़ायदा कम होना शुरू हो गया होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अमेरिकन शिपिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्गोज नहीं आ रही, ठीक है, और वेयर हाउसेस खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही और इसके अलावा इनकम भी कम हो गई है।
कौन सी स्टेट्स जो है ना इसमें बैडली हिट की जाती हैं? इंग्लैंड की, न्यूयॉर्क की, पेंसिल्वेनिया की, वो ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट की होती हैं। शिप ओनर्स और शिप मैन्युफैक्चरर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इसी से कनेक्टेड होते हैं ना। ज़ाहिर है शिपिंग इंडस्ट्री इसी से कनेक्टेड है और शिपिंग इंडस्ट्री इसमें ज़्यादा मुतासिर होती है। ठीक है, एम्बार्गो एक्ट के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आए। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वॉर ऑफ 1812 कब लड़ी गई, कैसे लड़ी गई और ये मतलब क्यों लड़ी गई थी। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन जो है ना वो किसके साथ वॉर करता है 1812 में? यूएसए के साथ करता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्कैंटी फूड से रिलेटेड मतलब एक स्ट्रेस आता है, हैवी स्नोफॉल होती है और सिविक जो भी लाइफ होती है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। फैक्ट्री गुड और फिनिश प्रोडक्ट्स जो है ना वो फैक्ट्री के गुड्स जो होते हैं या फिनिश प्रोडक्ट होती है ना, लोग उसको स्टॉक करके रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पीपल जो है ना फिर क्या करते हैं कि वो मतलब देखिए अब 1807 में एम्बार्गो एक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आए। उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। उसमें हम लोग देखते हैं कि 1812 की फिर जब वॉर शुरू हो जाती है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्नोफॉल का इम्पैक्ट आता है। ठीक है, लोग ज़ख़ीरा अंदोजी शुरू कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्रिटिश फिर डिसाइड करता है कि हम लोग अमेरिकन शिप्स को क्या अटैक नहीं करेंगे। ब्रिटिश जो है ना वो अपने ट्रेड की पॉलिसी अमेरिकन से रिलेटेड रीन्यू करना स्टार्ट कर देता है। इससे हम लोग देखते हैं कि सप्लाई चेन ब्रिटेन के अंदर जो है ना वो फिर बहाल हो जाती है। ठीक है, आई होप ये प्रेसिडेंशियल टेन्योर थॉमस जेफरसन का आप लोगों को क्लियर है, जिसमें मैंने ईच एंड एवरी डायमेंशन से इसको कवर कराने की कोशिश की है। काइंडली अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लोग इसी लेक्चर की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।